दो भाई मुंशी प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध कहानी। इसमें दो भाइयों के स्वभाव, विचारों और जीवन दृष्टि का चित्रण किया गया है। बड़ा भाई गंभीर, जिम्मेदार और अनुशासन प्रिय है, जबकि छोटा भाई चंचल और स्वतंत्र स्वभाव का है। कहानी में दोनों भाइयों के बीच प्रेम तो है, लेकिन स्वभाव के अंतर के कारण मतभेद भी उत्पन्न होते हैं। समय के साथ परिस्थितियां उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। अंततः वे समझते हैं कि आपसी प्रेम, सहयोग और पारिवारिक एकता ही सबसे बड़ा धन है। तो आइए इस कहानी को विस्तार से सुनते हैं। प्रातःकाल सूर्य की सुहावनी सुनहरी धूप में कलावती दोनों बेटों को जांघों पर बैठा दूध और रोटी खिलाती थी। केदार बड़ा था, माधव छोटा। दोनों मुंह में कौर लिए कई पग उछल कूद कर फिर जांघों पर आ बैठते और अपनी तोतली बोली में उसे प्रार्थना की रट लगाते थे, जिसमें एक पुराने सहृदय कवि ने किसी जाड़े के सताए हुए बालक के हृदयोद्गार को प्रकट किया है। देव देव घाम करो, तुम्हारे बालक को लगता जाड़ा। माँ उन्हें चुप कराकर बुलाती और बड़े बड़े कौर खिलाती। उसके हृदय में प्रेम की उमंग थी और नेत्रों में गर्व की झलक। दोनों भाई बड़े हुए साथ साथ गले में बाहें डाले खेलते थे। केदार की बुद्धि चुस्त थी, माधव का शरीर। दोनों में इतना स्नेह था कि साथ साथ 5 टाला जाते, साथ साथ खाते और साथ साथ ही रहते थे। दोनों भाइयों का ब्याह हुआ। केदार की बहू चंपा अमित भाषणी और चंचला थी। माधव की बहू श्यामा सांवली सलोनी रूप रास की खान थी। बड़ी ही मृद भाषणी, बड़ी ही सुशीला और शांत स्वभाव थी। केदार चंपा पर मोहे और माधव श्यामा पर रीझे, परंतु कलावती का मन किसी से न मिला। वह दोनों से प्रसन्न और दोनों से अप्रसन्न थी। उसकी दीक्षा शिक्षा का बहुत अंश इस व्यर्थ के प्रयत्न में व्यय होगा कि चंपा अपनी कार्यकुशलता का एक भाग श्यामा के शांत स्वभाव से बदल ले। दोनों भाई संतानवान हुए। हरा भरा वृक्ष खूब फैला और फलों से लद गया। कुत्सित वृक्ष में केवल एक फल दृष्टिगोचर हुआ, वह भी खुद पीला सा मुरझाया हुआ, किंतु दोनों अप्रसन्न थे। माधव को धन संपत्ति की लालसा थी और केदार को संतान की अभिलाषा। भाग्य के इस कूटनीति ने धीरे धीरे द्वेष का रूप धारण किया, जो स्वाभाविक था। श्यामा अपने लड़कों को संवारने सुधारने में लगी रहती, उसे सिर उठाने की फुर्सत नहीं मिलती थी। बेचारी चंपा को चूल्हे में जलना और चक्की में पिसना पड़ता, या अनीति कभी कभी कटु शब्दों में निकल जाती। श्यामा सुनती, कुर्ती और चुपचाप सह लेती, परंतु उसकी यह सहनशीलता चंपा के क्रोध को शांत करने के बदले और बढ़ाती। यहाँ तक कि प्याला लबालब भर गया। हिरन भागने की राह न पाकर शिकारी की तरफ लपका। चंपा और श्यामा समकोल बनाने वाली रेखाओं की भांति अलग हो गईं। उस दिन एक ही घर में 2 चूल्हे जले, परंतु भाइयों ने दाने की सूरत न देखी और कलावती सारे दिन रोती रही। कई वर्ष बीत गए। दोनों भाई जो किसी समय एक ही पालथी पर बैठते थे, एक ही थाली में खाते थे और एक ही थाली से कुल के साथ में बट्टा न लगे, इसलिए ईर्ष्या और द्वेष की धमकी हुई। आग को राख के नीचे दबाने की व्यर्थ चेष्टा की जाती थी। उन लोगों में अब भ्रातृ स्नेह न था, केवल भाई के नाम की लाज थी। माँ अब भी जीवित थी, पर दोनों बेटों का व्यस्त नमस देखकर आंसू बहाया करती। हृदय में प्रेम था, पर नेत्रों में अभिमान न था। कुसुम वही था, परंतु वह छटा न थी। दोनों भाई जब लड़के थे, तब एक को रोते देख दूसरा भी रोने लगता। तब वे नादान, बेसमझ और भोले थे। आज एक को रोते देख दूसरा हंसता और तालियां बजाता। वह समझदार और बुद्धिमान हो गए थे। जब उन्हें अपने पराये की पहचान न थी, उस समय यदि कोई छेड़ने के लिए एक को अपने साथ ले जाने की धमकी देता, तो दूसरा जमीन पर लौट जाता और उस आदमी का कुर्ता पकड़ लेता। अब यदि एक भाई को मृत्यु भी धमकाती, तो दूसरे के नेत्रों में आंसू न आते। अब उन्हें अपने पराये की पहचान हो गई थी। बेचारे माधव की दशा शोचनीय थी। खर्च अधिक था और आमदनी कम। उस पर कुल मर्यादा का निर्वाह। हृदय चाहे रोए पर ओठ हंसते रहें, हृदय चाहे मलिन हो पर कपड़े मैले न हो।
4 पुत्र थे, 4 पुत्रियां और आवश्यक वस्तुएं मोतियों के मोल। कुछ पाइयों की जमींदारी कहाँ तक संभालती। लड़कों का ब्याह कर अपने बस की बात थी, पर लड़कियों का ब्याह कैसे टल सकता था। 2 पाई जमीन पहली कन्या के विवाह की भेंट हो गई, उस पर भी बाराती बिना भात खाए आंगन से उठ गए। शेष दूसरी कन्या के विवाह में निकल गई। साल बाद तीसरी लड़की का विवाह हुआ, पेड़ पत्ते भी ना बचे। हाँ, आपकी डाल भरपूर थी, परंतु दरिद्रता और धरोहर में वही संबंध है जो मांस और कुत्ते में। इस कन्या का अभी गौना न हुआ था कि माधव पर 2 साल के बकाया लगान का वारंट आ पहुंचा। कन्या के गहने गिरव रखे गए, गला छूटा। चंपा इसी समय की ताक में थी, तुरंत नए नए नातेदारों को सूचना दी, तुम लोग बेसुध बैठे हो, यहाँ गहनों का सफाया हुआ जाता है। दूसरे दिन एक नाई को 2 ब्राह्मण माधव के दरवाजे पर आकर बैठ गए। बेचारे के गले में फांसी पड़ गई। रुपए कहाँ से आए? न जमीन, न जायदाद, न बाग, न बगीचा। रहा विश्वास, वह कभी का उठ चुका था। अब यदि कोई संपत्ति थी तो केवल वही 2 कोठरियां जिनमें उसने अपनी सारी आयु बिताई थी, और उनका कोई ग्राहक न था। विलंब से नाक कटी जाती थी। विवश होकर केदार के पास आया और आंखों में आंसू भरे बोला, भैया, इस समय मैं बड़े संकट में हूँ, मेरी सहायता करो। केदार ने उत्तर दिया, मद्दू, आजकल मैं भी तंग हो रहा हूँ, तुमसे सच कहता हूँ। चंपा अधिकारपूर्ण स्वर से बोली, अरे तो क्या इनके लिए भी तंग हो रहे हो? अलग भोजन करने से क्या इज्जत अलग हो जाएगी? केदार ने स्त्री की ओर कनखियों से ताक कर कहा, नहीं नहीं, मेरा यह प्रयोजन नहीं था। हाथ तंग है तो क्या कोई न कोई प्रबंध किया ही जाएगा। चंपा ने माधव से पूछा, 50-20 से कुछ ऊपर ही पर गहने रखे थे ना? माधव ने उत्तर दिया, हाँ, ब्याज सहित कोई 125 रुपए होते हैं। केदार रामायण पढ़ रहे थे, फिर पढ़ने में लग गए। चंपा ने तत्व की बातचीत शुरू की, रुपया बहुत है, हमारे पास होता तो कोई बात न थी, परंतु हमें भी दूसरे से दिलाना पड़ेगा, और महाजन बिना कुछ लिखाए पढ़ाए रुपया देते नहीं। माधव ने सोचा, यदि मेरे पास कुछ लिखाने पढ़ाने को होता तो क्या और महाजन मर गए थे, तुम्हारे दरवाजे क्यों आता? बोला, लिखने पढ़ने की मेरे पास है ही क्या? जो कुछ जगह जगह जायदाद है वह यही घर है। केदार और चंपा ने एक दूसरे को मर्म भेदी नैनों से देखा और मन ही मन कहा, क्या आज सचमुच जीवन की प्यारी अभिलाषाएं पूरी होंगी? परंतु हृदय की यह उमंग मुंह तक आते आते गंभीर रूप धारण कर गई। चंपा बड़ी गंभीरता से बोली, घर पर तो कोई महाजन कदाचित ही रुपया दे, शहर हो तो कुछ किराया ही आवे, पर गवई में तो कोई शेंत भी रहने वाला भी नहीं, फिर सांझे की चीज ठहरी। केदार डरे कि कहीं चंपा की कठोरता से खेल बिगड़ न जाए, बोले, एक महाजन से मेरी जान पहचान है, वह कदाचित कहने सुनने में आ जाए तो 2-3 बीसी से अधिक मिलना कठिन है। केदार ने जान पर खेल कर कहा, अरे बहुत दबाने से 4 बीसी हो जाएंगे, और क्या। अब की चंपा ने तीव्र दृष्टि से केदार को देखा और अनमनी सी होकर बोली, महाजन ऐसे अंधे नहीं होते। माधव अपने भाई भावच के इस गुप्त रहस्य को कुछ कुछ समझता था। वह चकित था कि इतनी बुद्धि कहाँ से मिल गई। बोला, और रुपए कहाँ से आएंगे? चंपा चिढ़कर बोली, और रुपयों के लिए और फिक्र करो, 125 रुपए इन 2 कोठरियों के इस जन्म में कोई ना देगा। 4 बेसी चाहो तो एक महाजन से दिला दूं, लिखा पढ़ी कर लो। माधव इन रहस्यमय बातों से सशंक हो गया। उसे भय हुआ कि यह लोग मेरे साथ कोई गहरी चाल चल रहे हैं। दृढ़ता के साथ अड़कर बोला, और कौन सी फिक्र करूं, गहने होते तो कहता लाओ रख दूं, यहाँ तो कच्चा सूद भी नहीं है। जब बदनाम हुए हैं तो क्या 10 के लिए, क्या 50 के लिए, दोनों एक ही बात है। यदि मेरा घर बेचकर मेरा नाम रह जाए तो यहाँ तक स्वीकार है, परंतु घर भी बेचूं और उस पर प्रतिष्ठा धूल में मिले, ऐसा मैं ना करूंगा। केवल नाम का ध्यान है, नहीं एक बार नहीं कर जाऊं तो मेरा कोई क्या करेगा। और सच पूछो तो मुझे अपने नाम की कोई चिंता नहीं है। मुझे कौन जानता है, संसार तो भैया को हंसेगा,
केदार का मुंह सूख गया। चंपा भी चकरा गई। वह बड़ी चतुर निपुण रम्मी थी। उसे माधव जैसे गंवार से ऐसी दृढ़ता की आशा न थी। उसकी ओर आदर से देखकर बोली, लालू, कभी कभी तुम भी लड़कों की सी बातें करते हो। भला इस झोपड़ी पर कौन 100 रुपए निकाल कर देगा? तुम 100 के बदले 100 ही दिलाओ। मैं आज ही अपना हिस्सा बेचती हूँ। उतनी ही मेरी भी तो है। घर पर तो तुमको वही 4-20 मिलेंगे। हाँ, और रुपयों का प्रबंध हम आप कर देंगे। इज्जत हमारी तुम्हारी एक ही है, वह ना जाने पाएगी। वह रुपए अलग खाते में चढ़ा लिया जाएगा। माधव की इच्छाएं पूरी हुई। उसने मैदान मार लिया। सोचने लगा कि मुझे तो रुपयों से काम है, चाहे 1 नहीं 10 खाते में चढ़ा लो। रहा मकान, वह जीते जी नहीं छोड़ने का। प्रसन्न होकर चला। उसके जाने के बाद केदार और चंपा ने कपट भेष त्याग दिया और देर तक एक दूसरे को इस सौदे का दोषी सिद्ध करते रहे। अंत में मन को इस तरह संतोष दिया कि भोजन बहुत मधुर नहीं, किंतु भर कटौती तो है। घर हाँ देखेंगे कि श्यामा रानी इस घर में कैसे राज करती हैं। केदार के दरवाजे पर 2 बैल खड़े हैं। इनमें कितनी संग शक्ति, कितनी मित्रता और कितना प्रेम है। दोनों एक ही जुए में चलते हैं। बस इनमें इतना ही नाता है। किंतु अभी कुछ दिन हुए जब इनमें से एक चंपा के मायके मंगनी गया था तो दूसरे ने 3 दिन तक नाद में मुंह नहीं डाला। परंतु शोक, एक गोद के खेले भाई, एक छाती से दूध पीने वाले आज इतने बेगाने हो रहे हैं कि एक घर में रहना भी नहीं चाहते। प्रातः काल था। केदार के द्वार पर गांव के मुखिया और नंबरदार विराजमान थे। मुंशी दाता दयाल अभिमान से चारपाई पर बैठे रहन का मसविदा तैयार करने लगे थे। बारंबार कलम बनाते और बारंबार खत रखते, पर खत की शान न सुधरती। केदार का मुखर बिंद विकसित था और चंपा फूली नहीं समाती थी। माधव कुम्हलाया और म्लान था। मुखिया ने कहा, भाई ऐसा ही तू, न भाई ऐसा शत्रु। केदार ने छोटे भाई की लाज रख ली। नंबरदार ने अनुमोदन किया, भाई हो तो ऐसा। मुख्तार ने कहा, भाई सपूतों का यही काम है। दाता दयाल ने पूछा, रहन लिखने वाले का नाम? बड़े भाई बोले, माधव वल्द शिवदत्त। और लिखवाने वाले का? केदार वल्द शिवदत्त। माधव ने बड़े भाई की ओर चकित होकर देखा। आंखें डबडबा आईं। केदार उसकी ओर न देख सका। नंबरदार, मुखिया और मुख्तार भी विस्मित हुए। क्या केदार खुद ही रुपया दे रहा है? बातचीत तो किसी साहूकार की थी। जब घर में ही रुपया मौजूद है तो इस रहननामे की आवश्यकता ही क्या थी? भाई भाई में इतना अविश्वास! अरे राम राम, क्या माधव 80 रुपए को भी महंगा है? और यदि दबा भी बैठता तो क्या रुपए पानी में चले जाते? सभी की आंखें सैन द्वारा परस्पर बातें करने लगी। मानो आश्चर्य की अथाह नदी में नौकाएं डगमगाने लगी। श्यामा दरवाजे की चौखट पर खड़ी थी। वह सदा केदार की प्रतिष्ठा करती थी, परंतु आज केवल लोक रीत ने उसे अपने जेठ को आड़े हाथों में लेने से रोका। बूढ़ी अम्मा ने सुना तो सूखी नदी उमड़ आई। उसने एक बार आकाश की ओर देखा और माथा ठोक लिया। तब उसे उस दिन का स्मरण हुआ जब ऐसा ही सुहावना सुनहरा प्रभात था और 2 प्यारे प्यारे बच्चे उसकी गोद में बैठे हुए उछल कूद कर दूध रोटी खाते थे। उस समय माता के नेत्रों में कितना अभिमान था, हृदय में कितनी उमंग और कितना उत्साह। परंतु आज नैनों में लज्जा है और हृदय में शोक संताप। उसने पृथ्वी की ओर देखकर कातर स्वर में कहा, हे नारायण, क्या ऐसे पुत्रों को मेरी ही कोख से जन्म लेना था? तो दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें हमारे बुक क्लब चैनल को। धन्यवाद।